चलिए शुरू करते हैं। फिर से मैं आ गया हूं अभिषेक फिजिक्स एक नया चैप्टर लेके जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि इसके हिस्ट्री की बात करेंगे और करंट एग्जाम्स की भी बात करेंगे। और बेसिकली ये चैप्टर 11th के लिए नहीं है, क्लास 9th के लिए। ठीक है, बट 11th का भी बच्चा इसे बेसिक्स के लिए पढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके बेसिक्स के लिए यूज होगा क्लास 11th में भी। तो यहाँ पे डेरिवेशंस कम होंगे, कॉन्सेप्ट ज्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास 9th के सिलेबस के हिसाब से हम लोग ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की बेटा, तो अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे सबसे पहले। अब हिस्ट्री में देखो, सबसे पहले 16th सेंचुरी के पहले क्या था कि कोई भी ग्रेविटी के बारे में नहीं जानता था। हाँ, उसके पहले भी एप्पल गिरते थे, सबने देखा होगा, लाइक दिस। और यहाँ से एक एप्पल है या जो भी हो यार, इसको समझ लो, ये सरफेस है बेटा, और ये न्यूटन के ऊपर सेब गिरता था उसके पहले भी, बट वो न्यूटन नहीं था, कोई और ही था। हम और आप कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हिस्ट्री की बेटा, तो सबसे पहले गैलीलियो ने बताया कि कोई भी बॉडी है जो उसे अट्रैक्ट कर रही है। कौन अट्रैक्ट कर रही है बेटा? अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, पहली बार किसी ने बताया कि हर एक बॉडी को अर्थ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ठीक है, सो उसके पहले तक अभी तक कोई नहीं जानता था कि चीजें क्या आई। फिर आते हैं कौन? न्यूटन भाऊ आते हैं, तो वो बताते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू एवरी अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट इस अर्थ पे क्या करता है? एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता। लाइक अगर मैं बोलूं बेटा ये मार्कर है और मार्कर का कैप है, ठीक है, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हमें क्या दिखता है? यार सर तो अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर फेंकूं और नीचे आएगा, तो बेटा ग्रेविटी ने क्या किया? इसको अट्रैक्ट किया। लेकिन अब हमें फील कैसे होगा कि सर ये दोनों मासेस आपस में क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। बेटा तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर छोटे बॉडी की बात करेंगे तो वो पता ही नहीं चलेगा कि बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन अगर वाइस वर्सा अगर हम देखें, सन लाइक मास ले लें या अर्थ लाइक मास ले लें बेटा, तो जब बड़े मास की बात करेंगे, कैसे मास की? जब बहुत बड़े मास की, लाइक अर्थ के तरह मास की बात करेंगे, या सन की तरह, जैसे मून है हमारा, छोटे छोटे सैटेलाइट्स भी हैं जो हमारे अर्थ के कंपैरिजन में, मैं छोटा बोल रहा हूँ, छोटा इतना बड़ा नहीं बेटा। ठीक है, तो जब हम लोग मून लाइक मास की बात करेंगे, तब दो बॉडी हमें अट्रैक्टिव दिखते हुए, अट्रैक्शन करते हुए तो दिखेगी। तो बेसिकली पहली बात तो ये बेटा कि यहाँ पे जब हम दो मास की बात करेंगे बेटा, तो वो हमेशा किस नेचर में होंगे? अट्रैक्टिव इन नेचर में होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल गलती आप मत करना कि रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे बेटा, ना ना ना, वो कहाँ हमने पढ़ा था? वो चार्ज में पढ़ते थे हम लोग कि अगर लाइक चार्जेस हैं बेटा या अनलाइक चार्जेस हैं, ठीक, तो ये क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्टिव फोर्स भी लगाएंगे और रिपल्सिव फोर्स भी लगाएंगे। बट बेटा जब दो मासेस की बात करेंगे इस यूनिवर्स में, इसीलिए इस चैप्टर का नाम कभी कभी बच्चे बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं, मतलब इस यूनिवर्स की बात करते हैं हम लोग पूरा। ठीक है, तो ये जब भी हम लोग दो मास की बात करेंगे तो वो क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा थोड़ी सी कहानी और आगे बढ़ती है। न्यूटन ने अपना कहानी सुनाया और उसके बाद एक भाई साहब आ जाते हैं केपलर ने 3 लॉ दिए आपके, खैर आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। ठीक है, केपलर ने 3 लॉ दिया। पहला लॉ उन्होंने बताया कि बॉडी क्या कर रही है? इलिप्टिकल पाथ पे घूम रही है। अब बॉडी कौन? अर्थ को बताया उन्होंने कि अर्थ सन के अराउंड क्या कर रही है? इलिप्टिकल पाथ में घूम रही है। ये सबसे बड़ी खोज थी उस टाइम की, अभी तक किसी ने इस तरह की कोई बातें नहीं की थी बेटा। तो उस टाइम की सबसे बड़ी खोज थी ये कि बॉडी जो हमारा अर्थ है वो सन सेंटर में बैठा हुआ है। बट आप पढ़ोगे हमारे पुराणों में पढ़ोगे बेटा, तो ये बहुत पहले बताया जा चुका था, बट पेटेंट नहीं कराया गया था। ठीक है, लेकिन अब क्या किया गया भाई, इन्होंने केपलर महोदय ने क्या किया? इसको पेटेंट कराया, या जिन्होंने भी कराया। ठीक है, तो वो चीजें आ गई बुक में, इसलिए हमें ये जानने को मिलता है, लेकिन इसके पहले भी बताया जा चुका है बेटा। तो पहली बार ऑन बुक कोई बताया बेटा कि ये जो हमारा अर्थ है वो क्या कर रहा है? इलिप्टिकल शेप में घूम रहा है। ठीक है, अगर ये प्यारा सा हमारा सन है बेटा, तो इसकी तरफ ये इलिप्टिकल पाथ पे इस तरह हमारा कौन घूम रहा है? अर्थ।
ठीक है। और उन्होंने बताया कि इसका जो एरिया है घूमने का वो सेम है, और इसमें टाइम पीरियड भी क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। इसीलिए इन्होंने एक रिलेशन बोल दिया बेटा, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। खैर इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे बेटा, फिलहाल तो अभी हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है। ये तो हो गई यहाँ तक हिस्ट्री कि कैसे कैसे क्या क्या हमारे साइंटिस्ट ने बताया बेटा, ठीक है। तो अब बेसिकली हम लोग जिसकी बात करेंगे वो मैक्सिमम चीजें इस चैप्टर में न्यूटन की बात करेंगे बेटा। न्यूटन, अगर न्यूटन बाबा ना होते भाई तो ये चैप्टर ना होता लेकिन कोई और बताता, हो सके किसी और तरीके से बताता, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं इसकी, ठीक बेटा। ठीक, अब हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, अच्छा जी लिख देता हूँ भाई, नहीं तो कहोगे सर लिख ना रहे हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या होगा कि आज मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पिछले लेक्चर में बच्चों ने बोला था सर आपकी स्पीड पकड़ लेते हैं आप, तो जैसे लगता है कि बस देख के पढ़ ही रहे हैं, वो फील नहीं आता। बच्चे बोलते सर जिस तरह क्लास में आप पढ़ाते हो उस तरह यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते हो, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा पॉज लेके पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। लेकिन मेरी गारंटी है इस लेक्चर को देखने के बाद ना इंडस्ट्री खत्म, उसके बाद कुछ भी नहीं बचने वाला बेटा। आई होप कि मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो बेटा दो मास लिया हमने, एम और एम ले लेते हैं, कैपिटल एम। कुछ कुछ बुक्स में इस तरह भी दिया है या M1 M2 भी दिया, वो आपके ऊपर है। सेम मास भी ले सकते हो, डिफरेंट मास भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो मास कैसा होना चाहिए, अर्थ लाइक मास होना चाहिए बेटा, ठीक है, अर्थ लाइक मास होना चाहिए, ठीक। अब देखो उन्होंने बताया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि न्यूटन ने बोला था जब भी दो मास की बात करेंगे बेटा तो वो कैसा फोर्स लगाएंगे, ये जूम अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं बेटा, हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम बेटा यहाँ भी बॉडी क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और इसके बीच का उन्होंने डिस्टेंस बताया स्मॉल डी। अब वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, स्मॉल डी आर अपना नाम कुछ भी ले सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इन्होंने बोला एवरी बॉडी टू अट्रैक्ट अनदर बॉडी इन दिस यूनिवर्स, मतलब हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। एंड आगे ये क्या बोला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन टू मासेस लाइक अर्थ एंड मून या अर्थ एंड सन बेटा, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने रिलेशन दिया। तो अगर लेकिन उसके पहले भी मैं थोड़ी सी बात करूं बेटा, तो अगर मैं बोलूं कि दो मास बेटा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है बेटा, तो अगर इसको हमने 1 मान लिया बेटा, इसको 2 मान लिया, तो इसका नाम लिख सकते हैं क्या, अच्छा ये ग्रेविटेशन है क्या भाई, एक तरह का फोर्स है जो एग्जर्ट कर रहा है। जैसे मैं किसी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं और देन वाइस वर्सा ये हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा हो। बताओ किस चीज की याद आ रही है, न्यूटन थर्ड लॉ की याद आ रही है बेटा। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग बेटा, ठीक है। मतलब कि ये जितना फोर्स लगा रहा है उसी एक्शन में ये भी उतना ही रिएक्शन कर रहा है बेटा, ठीक है। ये अगर एक्शन कर रहा है तो ये रिएक्शन कर रहा है। तो अगर मैं नाम दूं तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक बेटा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच लग रहा होगा तो मैं इधर लिख देता हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और भाई देख ले भाई, इस पे क्या होगा कि पूरे 12 तक यही रिलेशन देखना आपको, चाहे चार्ज की बात करो, चाहे फोर्स की बात करो, चाहे जिसकी बात करो आप बेटा, ठीक है। तो अब देखो इसी तरीके से यहाँ फोर्स क्या होगा, फोर्स किस पे लग रहा है बेटा, 2 पे कौन लगा रहा है, 1, तो इसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये बेटा कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स लगने के बाद की कहानी देखेंगे बेटा। जब बचपन में आपने पढ़ा होगा कि सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है या स्केलर क्वांटिटी, तो बेसिकली बेटा मैं पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया भी हूं, अगर नहीं होगा तो मैं फिर से नया लेक्चर अपलोड करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर बोलूं तो स्केलर क्या बोलता है, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करता। बट एक बात जरूर याद रखना, मैग्नीट्यूड होता क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा। जैसे मैं बोलूं 3 मीटर में डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन जब भी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो उसके यूनिट की जरूर बात करेंगे बेटा। तो जब मैग्नीट्यूड दिमाग में आए तो क्या बोलेंगे, यूनिट भी बोलेंगे, 3 नहीं बोलेंगे, क्योंकि 3 इज जस्ट अ नंबर बेटा। और मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं,
हैशटैग अभिषेक फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में अगर सिग्निफिकेंस देखना बेटा तो विदाउट यूनिट इट इज इम्पॉसिबल टू से दैट एनी यूनिट इन फिजिक्स, ठीक है बेटा। तो हम लोग फिजिक्स में विदाउट यूनिट तो हम लोग क्या अधूरा है बेटा, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 3 मीटर की बात करेंगे। देन अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को याद कर लेते हैं सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बट मेरे वर्ड में लिखेंगे बेटा तो पर्टिकुलर डायरेक्शन लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब बोलोगे सर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या हो गया, बेटा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्लास 11th में पढ़ना आपको, बट थोड़ा सा उसका आईना आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। ज्यादा हिंदी हो गया ना, थोड़ा सा इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब मैं इसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आपको दिखाना चाहता हूं बेटा। पर्टिकुलर मतलब वेक्टर उसी को डिफाइन करता जो सिंगल डायरेक्शन की बात करता, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। अच्छा खासे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है बेटा, ठीक है। तो क्या करता है, सिंगल डायरेक्शन की बात करता है बेटा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, फोर्स देखना, ये बॉडी को मैं फोर्स लगाया, टक 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 टक, ये देखो कहां जा रहा है, आगे जा रहा है। अच्छा मेरे कानपुर के बहुत सारे दोस्त थे तो आगे को क्या बोलते थे, आगे बोलते थे, ठीक है। तो ये देखो टक 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 आगे बढ़ गया बेटा, मतलब जिधर फोर्स लगा ये बॉडी उधर ही ट्रेवल कर रही है, ठीक है। बट वर्क में ऐसा नहीं है, कंफ्यूज मत होना, जब मैं वर्क पावर एनर्जी पढ़ाऊंगा एकदम उसका भी इंडस्ट्री खत्म करेंगे हम लोग बेटा, ठीक है। तो सो देखो क्या होगा जब भी हम लोग, अब जैसे कंफ्यूजन कहां आता है मैं उसकी भी बात कर दूं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी, बट बच्चे बोलते हैं सर कोई वायर है उसमें क्या हो रहा है, करंट का तो डायरेक्शन है। अब बेटा इसकी बात वहां करेंगे नहीं तो अभी आप कहोगे सर ग्रेविटेशन से करंट में पहुंच गए, ठीक है। इसको यहीं पे रोकते हैं फिलहाल। तो आप वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या याद करोगे, मैग्नीट्यूड प्लस का पर्टिकुलर डायरेक्शन, या एज वेल मैग्नीट्यूड एज वेल एज पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो देखो फोर्स के पास क्या है, ऊपर मैंने साइन लगा दिया। अगर वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करना बेटा तो उसके ऊपर ये एरो लगा दो, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, ठीक है। टेल मतलब पूंछ और इसको हेड। ओ भाई स्पीड तेज हो जाए तो बोल देना, कैसे बोलोगे यार, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। कोई नहीं मैं फील कर लूंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक बेटा। आई होप आपको वेक्टर स्केलर एक बार फिर से हो गया होगा कंफर्म, ठीक बेटा। प्रॉब्लम ये था बेटा कि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन था, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। वेक्टर क्वांटिटी में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, अगर दो डायरेक्शन अपोजिट है बेटा तो एक को हम लोग अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बट न्यूटन ने बोला भाई मेरे को नहीं मांगता भी प्लस माइनस, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां डिटेल में देखेंगे, और पक्का मैं न्यूमेरिकल एटलीस्ट 5 बुक के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा बेटा, यहीं पे यूट्यूब पे एक क्वेश्चन में कराने वाला हूं, ठीक है। तो बस आप देखते जाओ सीरीज, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो अच्छा देखो उसको पसंद नहीं था तो इसने क्या किया, मॉड लगा दिया। अब बहुत बच्चा कहेगा सर ये मॉड क्या है, बेटा अभी फिलहाल के लिए इतना याद कर लो कि कोई निगेटिव वैल्यू के अराउंड अगर हमने मॉड लगा दिया तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल अगर मैं बोलूँ, ये अपने आसान बनाने के लिए चीज़ों को हम लोग ये सब टेंटरम पालते हैं बेटा, ठीक है। खासकर ना फिजिक्स ना हाइपोथेटिकल स्टोरी है बेटा, और जो हमारे मेन कॉन्सेप्ट को मैच कर जाती है, ठीक है, उसी की बात हम कर रहे हैं। तो बेटा ये कहानी हो गई। फोर्स क्या कर रहा है, दोनों अट्रैक्टिव लगा रहे हैं। फोर्स कैसा लगा रहे हैं, अट्रैक्टिव इन नेचर बेटा, ठीक है। अब देखो न्यूटन ने पहला बात क्या बोला, हैशटैग फर्स्ट उन्होंने बोला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास या प्रोडक्ट ऑफ मास, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। अब देखो डायरेक्टली का बच्चों को, सर ये टेढ़ा टेढ़ा साइन क्या होता है भाई सुनो ना, इसको याद कर लो, सुनो ना, ठीक है, याद कर लो इसको बेटा, ठीक। कि अगर इस तरह का आता सेम फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में कुछ भी ना रहे बेटा तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी बेटा ना तो मास की भी वैल्यू बढ़ेगी, या वाइस वर्सा बेटा अगर फोर्स की वैल्यू घटेगी। अब एग्जाम में आप दोनों मत लिखना, मैं एक लिख रहा हूं तो इसी को लिखना बेटा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसीलिए 2 बार लिख रहा हूं, ठीक है। चाहे इस तरह लिखो चाहे इस तरह लिखो, दोनों सेम है, ठीक है। तो अगर फोर्स घटेगा बेटा तो मास घटेगा। अब किसी बच्चे ने मेरे से क्लास में पूछा सर फोर्स बढ़ाएंगे तो मास कैसे बढ़ेगा, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो के अंत में कॉन्सेप्ट को जिक्र करूंगा, क्योंकि अभी कर दूंगा तो सो लॉर्ज कहोगे सर कितना बड़ा वीडियो बना दिए, ठीक बेटा। दूसरा कंडीशन इन्होंने बताया, हैशटैग फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक। अब कुछ बच्चा बोलता सर ये डिस्टेंस स्क्वायर क्यों कर दिया, भाई न्यूटन तो मैं हूं नहीं, मैं तो न्यूटन की चीजों को एलोबरेट कर रहा हूं आपके
आपके सामने, ठीक है। तो वो जो चीज बोलता है, क्योंकि इसको प्रैक्टिकली हम लोग अभी देखेंगे, वैल्यू से हम लोग देखेंगे करके कि कैसे ऐसे हो गया, ठीक बेटा। इसकी भी बात करेंगे, इसका एक ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, ठीक है। फिर आपको समझ में आएगा सर ये आर स्क्वायर क्यों हो गया, ठीक। जैसे मैं बोलूं कि आपकी हमारी दूरी क्या हो, बढ़ जाए, डिस्टेंस। मैं बोलूं यहां बैठा हूं, ठीक है, और आप यूट्यूब का वीडियो खोल के बैठे हो बेटा, और कमरे के एकदम कोने में रख दो, आप दूसरे कोने में चले जाओ, क्या समझ में आएगा आपको? मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा। ये आपके रिस्पेक्ट में। बट यहाँ पे अगर दो मास के बीच की बात करें बेटा, तो दो मासेस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस पास लाएंगे, ये जूम जपैक जूम, देखो ना फोर्स बढ़ने लगा, ये दोनों मचलने लगे। ये तो मेरे आती हैं भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये, अगर फोर्स बढ़ाएंगे बेटा तो डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस ऑलवेज लेस हो जाएगा, ठीक। लेकिन वाइस वर्सा बेटा, अगर इसी को चेंज करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इंक्रीज कर देते हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी समझना था, न्यूटन ने इसको समझाने की कोशिश की बेटा, ठीक है। देन अब देखते हैं, इन दोनों रिलेशंस को मिला देते हैं। आप एग्जाम में प्लीज ये लिखना, ये मत लिखना बेटा, मैंने समझाने के लिए किया है। और इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक बेटा। अगर एक नॉर्मल हो और एक फ्रैक्शन में हो बेटा, तब भी इसको इनवर्सली बोलेंगे। नॉर्मली इसी रेशियो में आता है बेटा, इसी तरीके से आता है, ठीक। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर बेटा। और यहां से जब इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, जी एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा क्या? इसको इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं बेटा। और कैपिटल जी की वैल्यू जो आती है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लो जी, हो गया सॉल्व। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपका बन गया भाई, डेरिवेशन खत्म। लेकिन प्रॉब्लम क्या, बच्चे क्या करता है, इसको रटने की कोशिश करता। नहीं भाई, रटने का नहीं, दिमाग सबके पास होता, बट यूज कोई नहीं करता। भाई मेरे साथ रहोगे, अभिषेक फिजिक्स के साथ रहोगे तो पक्का सिखा दूंगा तुम्हें दिमाग का कैसे यूज करना है। क्योंकि बेटा फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। कौन सा सब्जेक्ट है, समझने वाला है, ठीक है। चलो देखो, इसकी बात करते हैं कैपिटल जी की बेटा। फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, देखो रटना मना है, ठीक है बेटा। डी स्क्वायर, आर तो नहीं लिख दिया मैंने, तो जनरली पता नहीं क्या है भाई, मेरे को आर से थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा लगाव है। क्योंकि ऐसा है कि ये आर ना हमें 12th में बहुत दिखता है, इस वजह से ना वो बार बार मैं आर दिखता हूँ। अभी जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था, बच्चों ने बोला सर आर वेरिएबल अच्छा नहीं लग रहा, आप डी ले लो ना। तो देखो यहाँ डी तो लिया था, बट यहाँ स्किप कर गया मेरे से, ठीक है। आर भी लोगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे डी स्क्वायर ले लिया, हमको यूनिट किसका चाहिए, कैपिटल जी का चाहिए बेटा। तो कैपिटल जी को कहाँ रखेंगे, एक किनारे बुलाएंगे, ठीक बेटा। बाकी जो डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ऐसा बोला गया है कि जब दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल टू हो तो उसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ठीक। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर। और देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक बेटा। फोर्स का यूनिट आपने बचपन में पढ़ा, न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर। स्क्वायर इसके ऊपर है, स्क्वायर लगा दिया। और ये देखो मास का यूनिट क्या होता है, केजी। तो क्या लिखेंगे बेटा, केजी स्क्वायर। अब देखो जरा, देखो मगर ध्यान से देखो, आया कि नहीं आया, दोनों सेम आए कि नहीं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आया कि नहीं आया, आया ना, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं इसको रटना मना है बेटा, ठीक है। और बाकी इसका पूरे का होलिस्टिक वे में यूनिट लिखोगे बेटा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। चलिए ठीक है, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं हम लोग, ठीक बेटा। ठीक है, आई होप कि आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूं और इसका रिलेशन खाली लिखता हूं बेटा, ठीक। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। और एक रिलेशन हमको क्या मिल जाएगा, F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जिसका जी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक बेटा। अब देखिए कुछ इसके कहानी की और बात करते हैं जो न्यूटन बाबा ने बताया था, ठीक है। एक भाई रिलेशन तो मिल गया हमको, क्या मिल गया, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। भाई जे फॉर्मूला मिल गया हमें, ठीक है, जी फॉर्मूला मिल गया, टंग 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 मिल गया भाई, ठीक है।
अब देखो उन्होंने बोला, न्यूटन ने बोला ये इस धरती, ये सॉरी ये इस धरती का नहीं, ठीक है, धरती क्यों बोल दिया, क्योंकि इस पे हम लोग रहते हैं, बाकी और कहीं कोई लाइफ नहीं है बेटा। इस यूनिवर्स की सबसे स्मॉलेस्ट फोर्स है, मतलब इतना सबसे छोटा फोर्स है। क्या कोई बताएगा सर ऐसा क्यों बोला? सर इतना बड़ा फॉर्मूला निकल गया सर, ये क्या बोल रहे हो आप, सबसे छोटा फोर्स है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। भाई देखो क्यों है, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं इन छोटे मास की, कोई फील नहीं हो रहा कि दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं क्या? भाई मैग्नेट लाके मत करा देना यार, नहीं तो सर अट्रैक्ट करेगा, रिपल भी करेगा, ठीक है। तो मैग्नेट लाके गलती मत करना बेटा, ठीक है, फिर बोलोगे सर आपने तो बोला था कोई दो छोटे मास आपस में अट्रैक्ट और रिपल नहीं करते हैं। भाई हमने क्या बात बोला, वो बड़े बड़े मास, ठीक है, हमने दिल्ली और एक हाथ में लखनऊ भी ले लिया बेटा ना, तो दोनों अट्रैक्ट ना करेंगे बेटा। इसको कैसा मास चाहिए? वो अर्थ लाइक मास चाहिए, मून लाइक मास चाहिए, सन लाइक मास चाहिए बेटा। तो सोचो जब इतने बड़े बॉडी रहेंगे बेटा, तो फोर्स क्या लगा रहे हैं, इतने बड़े बॉडी हो, इतने दूर हैं कि हमें छोटे से दिखते, इत्तू से दिखते बेटा। तो सोचो कितना कम फोर्स होगा अगर मान लो उनका साइज बहुत छोटा कर दे, लाइक इतना बड़ा कर दे बेटा, तो फोर्स क्या होगा, इट इज वेरी स्मॉल, ठीक। तो ये क्या होगा, सबसे हम लोग क्या लिखेंगे इसको बेटा, वीकेस्ट फोर्स लिखेंगे। अच्छा क्या ग्रेविटी बेटा जो फोर्स बिटवीन टू मासेस लग रहा है, क्या टाइट के लिए जिम्मेदार होते हैं? यस बेटा ये टाइट के लिए भी जिम्मेदार है। सर बोलोगे टाइट क्या है? भाई देखो मून भी क्या लगाता, अर्थ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है बेटा, या ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो वो क्या करता, उसके वजह से समुद्र की पानी जो होती है उसके ऊपर भी वो अप्लाई होता है बेटा, क्योंकि वाटर भी क्या एक तरह का मास है बेटा। तो देखो पढ़े होगे आपने ज्योग्राफी में, हाई टाइड और लो टाइड पढ़ा होगा आपने, ठीक है। वो काली रात में हाई टाइड और जो उजाली लाइट होती है उसमें क्या होती है, चांद के क्या होता है, कुछ दिन तक काली रात होती है, कुछ दिन तक उजली लाइट होती है बेटा। तो उसमें क्या होता है, हाई टाइड, बड़े बड़े लहर उठते हैं बेटा। तो ये भी एक तरह प्रोसेस क्या ग्रेविटी का। अब उसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा तो आप जियोग्राफी में ले जाओगे बेटा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से एक रिलेशन और मिलता है बेटा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, ठीक है। ये हमने शुरू में पढ़ा था। अगर इसका छोटा सा ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, फोर्स एंड डिस्टेंस, ठीक बेटा, कुछ इस तरीके। अगर इनवर्सली का प्रोपोर्शनल का ग्राफ है बेटा तो कुछ इसी तरीके से बनता है, ठीक है। इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक। जैसे मैं बोलूँ कि डिस्टेंस क्या है, इनटू मीटर में या किलोमीटर में है, और फोर्स न्यूटन में है। अब देखो यहाँ पे जब डिस्टेंस क्या था बेटा, 1 किलोमीटर था या 1 मीटर था, फोर्स देखो कहाँ पीक पे, अगर इसको 10 न्यूटन मान लो, फिर हमने क्या किया, डिस्टेंस बढ़ा दिया, 2 मीटर कर दिया बेटा, तो देखो न्यूटन का फोर्स घट गया, कितना आ गया, 8 न्यूटन आ गया बेटा। वही वर्षा इस तरह डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब जनरली बच्चे ग्राफ से पीछे हटते हैं बेटा। मैं एक सीरीज लाऊंगा जो मोशन का है बेटा, वो खुद ब खुद आपको खाली ग्राफ के लिए बताऊंगा, और मेरी गारंटी है एक क्वेश्चन आपके नहीं जाने वाला है। दूसरा मैं उसमें कंपटीशन लेवल भी ऐड करूंगा, NTSC के क्वेश्चन भी डालूंगा, जिससे आप कभी कंपटीशन भी दो तो आपको दिक्कत ना होने पाए। बाकी स्कूल के एग्जाम में तो आप धमाल मचा के आओगे उस सीरीज के बाद, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, ठीक बेटा। ये इतनी कहानी हो गई। अब देखो हमने, हाँ एक एग्जाम्पल और मेरे से भूल रहा था बेटा, रेनफॉल की बात कर लेते हैं। क्या इस पे भी ग्रेविटी लगता है? भाई देखो ना, जो हमारा अर्थ है वो क्या करता है, वो ग्रेविटेशन पुल करता है, मतलब हर एक चीज को अपनी तरफ खींचता है। देखो ना, अभी इसको फेंका और ये नीचे चला आया। खैर इसमें बहुत सारी चीजें लागू भी होती हैं, ठीक है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी वाटर के इसमें लगता है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स भी लगता है बेटा, सरफेस टेंशन के भी कॉन्सेप्ट है। तो काफी ब्रॉड चले जाएंगे हम लोग, क्लास 11th में चले जाएंगे। खैर उसका भी सीरीज में लाऊंगा, फिलहाल तो 9-10 तभी स्टार्ट किया बेटा, ठीक। तो ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, मतलब हर एक चीजें क्या करती है, आपस में खींचती है बेटा। अगर ये खींचती है तो क्या हो जाएगा, इस पे भी अप्लाई हो रहा है, क्या ग्रेविटेशन अप्लाई हो रहा है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बेटा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स, अब देखो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। जैसे मान लो क्या होता है, यहाँ पे ये सन है हमारा प्यारा सा, और ये हमारा प्यारा सा क्या है, अर्थ है, ठीक।
ये प्यारा सा अर्थ है। अब देखो सन हमेशा क्या करता है बेटा, ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के कंपैरिजन में देखो इसका मास काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, ठीक है। और न्यूटन ने ऐसा सेकंड लॉ में बताया था, अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। या उसके आगे की कहानी क्या बताया उन्होंने, बोला कि बेटा अगर किसी बॉडी का मास जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेके बताऊं, अगर मान लो एक कोई मारकर खड़ा है और किसी आपका नहीं ले रहे हैं तो कहोगे सर ने मार ही डाला मेरे को, ठीक। अब इसके ऊपर एक ट्रक आके चढ़ जाए या एक कोई बाइक वाला या कार वाला आके चढ़ जाए, सोचो कौन ज्यादा डैमेज करेगा? जिसका मास ज्यादा होगा बेटा वही क्या करेगा, इसको ज्यादा डैमेज करेगा, ठीक है। तो इस वजह से न्यूटन का जो कॉन्सेप्ट था बेटा वो सही होता दिख रहा था यहाँ भी, कि जितना ज्यादा बड़ा मास होगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा वो, ठीक। तो इसी तरीके से अर्थ के सेंटर से यहाँ से इसकी सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर कोई फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है बेटा तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और अर्थ क्या करे बेचारा, अपने आप को बैलेंस करने के लिए अगर मान लो ये पूरी तरीके से खींच लेगा तो अर्थ के लोग क्या होंगे, हम आप क्या होंगे, जल जाएंगे भाई, भून जाएंगे और आपस में कोलिजन होगा, ये दुनिया झट से खत्म, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो यहाँ क्या लग रहा है अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स और आता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स भी बोलते हैं या इमेजिनरी फोर्स भी। मतलब स्यूडो फोर्स मतलब समझ रहे हो ना, झूठ का फोर्स, झूठ का। जैसे मैं, अच्छा छोड़ो झूठ का नहीं कहोगे सर, झूठ का फोर्स कहाँ से आ गया। अच्छा देखो बड़ी सी बाल्टी हो बेटा, बाल्टी देखा होगा सबने, घर में पानी लाइट नहीं आती होगी तो पानी सब लोग भर के ले जाते होंगे। जब एक हाथ में वजन वाली बाल्टी 20 किलो 25 किलो 30 किलो की बाल्टी उठाते हो बेटा तो ऑटोमेटिक ये पुष्पा झुकेगा नहीं, ये हाथ अपने आप क्या होता है बेटा, उठ जाता है अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए। कभी उठाया होगा, नहीं उठाया होगा, सुबह एक बाल्टी पानी भरना, ले उठा के निकल जाना भाई। लेकिन अब ऐसा भी ना हो 2 किलो का हो, एटलीस्ट 20 25 30 किलो का होना चाहिए बेटा, तब ये चीजें आएंगी आपके अंदर। अब कहो तो सर मेरा नहीं उठ रहा है, तो भाई तो जबरदस्ती का हो गया, आप करोगे तो आएगा बेटा, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया आपका, ठीक बेटा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, हाँ इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो बेटा, mv²/r, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल के लिए फॉर्मूला हमारा यूज होगा mv²/r। बाकी ये क्या करता है बेटा, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है तो ये क्या करता है, कैसे घूमता है, इलिप्टिकल पाथ पे घूमता रहता है, ठीक बेटा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक बेटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस टॉपिक में बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, भाई एक लाइट बंद हो गई है यार, देखो इसमें आई थिंक ब्राइटनेस ना चला जाए, नहीं जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब इस टॉपिक में बड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है, सर ये A=G ले रहा है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा सर ये कैसे हो रहा है। बेटा देखो यार, हर चीज का एक्शन और रिएक्शन होता है, A=G क्यों ले लिया। अगर मैं बोलूँ बेटा ये हमारे पास डस्टर है और ये मार्कर है बेटा, इसको मैं छोड़ूँ तो अभी यहाँ तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि नीचे गिर जाएगा, मुझे उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप घर पे ट्राई करना एक बार बेटा, एक कोई बड़ा मास लेना, एक कोई छोटा, ऐसा मत ले लेना कि टूट जाए, नहीं तो कहोगे सर ने तो बताया था वीडियो में तोड़वा दिया, ठीक है। ऐसा नॉर्मल लेना, ठीक है, जिसका मास बड़ा हो और जिसका एक का मास छोटा हो बेटा, और दोनों को गिराना सेम हाइट से, देखना सेम टाइम पे सेम प्लेस पे गिरेंगे बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं एक ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल होगा, मैंने बताया था वाटर के लिए भी। तो इसको क्या करेगा, जब ग्रेविटी खींचेगा बेटा तो यहां से टॉपिक क्या पता हमको चलेगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब हर एक बॉडी पे ग्रेविटी फोर्स क्या हो रहा है, सेम लग रहा है बेटा, चाहे वो बॉडी छोटा हो चाहे वो सॉरी बड़ा हो। अब कहोगे सर अगर एक तिन का छोटा सा या पेपर का टुकड़ा छुट्टू सा ऐसे गिरा दिया तब क्या होगा, मेरे भाई अब छोटे से टुकड़े की बात ही अलग है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक एयर रेजिस्टेंस नाम की चीज भी होती है बेटा, ठीक है। तो उसको खैर संभल के रखना, ठीक है। ऐसा करना कि जो सीधे गिर जाए, ऐसा ना हो कि हवा में ऐसे ऐसे तैरते आए, ठीक है, जैसे आप लोग चलते हो कभी कभी, ठीक। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या होता है बेटा, हाँ दूसरी चीज क्या होगा, ग्रेविटी तो सेम लगेगी, लेकिन जब कोई बॉडी मोशन कर जाती है बेटा, मतलब एक्सक्लेट कर जाती है, मैं इसको थोड़ा सा और अगर करूं बेटा तो एक्सेलरेशन पूरा लिख दूं, एक्सेलरेशन बेटा, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट करती है बेटा तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन
टाइम या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बेटा। ठीक है, तो सोचो कोई बॉडी कैसे एक्सक्लेट कर रही है, मतलब जब ये बॉडी ऊपर से गिरी होगी, टैन 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 गिर गई, ठीक है, तो मतलब इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है बेटा। ठीक है, या अगर हम बोले किसी कोई बॉडी बेटा अगर मूव भी कर रही है, ठीक है, तो उस पर भी ग्रेविटी क्या होगा, सेम लगेगा, ऐसा न्यूटन ने बोला बेटा। और दूसरी बात इसने बोला कि जैसे आपने मान लो ये ओवरब्रिज है, मान लो नीचे अंडरग्राउंड रोड आ गया बेटा, तो यहाँ भी चलोगे बेटा तो यहाँ भी क्या होगा, हमारा ग्रेविटी सेम होगा। लेकिन जब वो कहानी बहुत आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे बेटा, जब सरफेस से 10 20 30 किलोमीटर ऊपर जाओगे तब तुम्हें फील होगा ग्रेविटी कम लग रहा है। ठीक है, या सेंटर की तरफ जाओगे तो ग्रेविटी तब भी कम लगेगा, ये मैं पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में बेटा। लेकिन पहली कहानी ये होगी, अगर तुमको ये चीज़ फील करना है बेटा तो किसी मॉल में जाना या किसी बड़े फ्लैट पे जाना जहाँ 50 तल्ले का फ्लैट होगा, और लिफ्ट से जाना या किसी हॉस्पिटल में जाना बेटा, और वहां देखना लिफ्ट से जब ऊपर जाओगे तो हमें क्या फील होता है, भारीपन फील होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं बेटा। ग्रेविटी हमको ये खींच रहा है और हम कहां जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो कोई चीज अगर तुमको ग्रेविटेशनल पुल करके खींच रहा है बेटा तो क्या होगा, तुमको कैसा फील होगा, भारीपन फील होगा। लेकिन जब लिफ्ट से आप नीचे आते हो बेटा तो क्या तुम्हें फील होता है, यार कितना हल्का लग रहा है, आसानी से जा रहे हैं, लग रहा है बस हवा में बाल उड़ रहा है, और एकदम से हल्का फील होने लगता है। 60 किलो वाला आदमी थोड़ा कम फील करने लगता है, उसको लगता है मेरा वेट डाउन हो गया, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर बेटा ये क्या होगा कि हमारी कहानी क्या बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है बेटा तो उस पर एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लगेगा, सेम लगेगा। यही कारण है बेटा कि हमने एक्सक्लेशन को किसके कंपैरिजन में रख दिया, जी के कंपैरिजन में। इसका कहने का मतलब ये था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस पर ग्रेविटी क्या लगेगा, सेम लगेगा। अब जैसे मैंने डस्टर और ये पेन को लेके गिराया बेटा तो ये भी तो मूव कर रही थी, उस पर ग्रेविटी क्या लगा था, सेम लगा था। दोनों सेम हाइट से गिराया और सेम टाइम पे आके अर्थ पे रीच किया बेटा, मतलब पहुंच गया बेटा उस पे। ठीक है, तो इसको हम लोग फॉर्मूले की तरह देखेंगे। ठीक है, कैसे होता है, तो हमने फॉर्मूला अभी तक क्या पढ़ा बेटा, F इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक बेटा, अब वी नो दैट बेटा F इक्वल टू मास इंटू एक्सक्लेरेशन, क्योंकि इसके बिना तो काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, F इक्वल टू क्या आ गया, मास इंटू एक्सक्लेरेशन, तो यहाँ पे क्या रख देंगे बेटा, ma रखेंगे बेटा, और जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, और m से m कैंसिल हो गया। भाई किसी को कोई गलत तो ना इसमें, भाई देखो ना ये मल्टीप्लाई में है, स्पीड तो तेज नहीं हो रहा है, अच्छा स्लो। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा तब तो काट दोगे ना, इसीलिए अगर दो डिनोमिनेटर वैल्यू है बीच में इक्वल टू लगा तो सीधे उसको खल्लास कर दो बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली फॉर्मूला हमारा क्या बचेगा, जी एम अपॉन डी स्क्वायर। सर जी अभी जी तो दिखा ही नहीं बेटा, हमने अभी क्या बोला था, लेट a इक्वल टू जी हमने माना था बेटा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, और g इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। और फाइनली हमें पता चला कि इसको एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, और इसको एक नाम से और जानते हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी और स्मॉल जी। सबको पता चल गया होगा कि स्मॉल जी क्या होता है, ग्रेविटी एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और कैपिटल जी क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक बेटा, तो ये तो कहानी आ गई हमारी। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, जी कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले यूनिट की भी बात कर ले, यूनिट क्या होगा, या पहले वैल्यू की ही बात कर लेते हैं भाई। चलो भाई वैल्यू की बात करते हैं, तो इसकी वैल्यू जी की क्या थी, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक भाई, चलो इसकी वैल्यू और लिख लेते हैं, थोड़ा सा मैं वाटर ले लूं। इसकी वैल्यू क्या होती है, m की मास की 6 इंटू 10 टू पावर 24 बेटा, और इसकी वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10 टू पावर 6। इन सबको सॉल्व करोगे बेटा तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन आप खुद करिएगा बेटा, नहीं आएगा तो देन मैं कमेंट में लिख के बताऊंगा। ठीक बेटा, अब देखो बात ये आती है कि सर ये यूनिट कैसे आ गया, अब इसको भी तो याद करना पड़ेगा। भाई देखो ना, एक तो तरीका है कि एक्सक्लेरेशन का यूनिट क्या होता था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था, क्योंकि यहाँ भी क्या होता था, वेलोसिटी का क्या यूनिट होता था, मीटर पर सेकंड, और टाइम का सेकंड होता था, और दो डिनोमिनेटर में वैल्यू हो तो क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था बेटा। अब देखो यहाँ पे इसकी यूनिट यहाँ से कैसे निकालेंगे सर, हाउ इट इज पॉसिबल टू फाइंड हियर दिस यूनिट। ठीक है, किसकी यूनिट, जी की। चलो भाई इसको भी करके देखते हैं। ठीक है,
अब देखो बेटा फिर से फार्मूला लिखेंगे, देखो रटने का कुछ नहीं बेटा, अगर आ जाए कि यूनिट फाइंड करके दिखाओ तो जपैक से डाउनलोड करना दिमाग में और यहाँ लाके इंस्टॉल कर देना एकदम से। ठीक, कैपिटल जी की यूनिट पढ़ा था हमने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। मास का यूनिट क्या होता है बेटा केजी, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। इसमें किसी को कोई शक है क्या भाई? नहीं ना। तो देखो बेटा फिर से एक बार, कैपिटल जी का यूनिट क्या पढ़ा था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इनटू मास का यूनिट क्या होता है केजी, और डिस्टेंस का इस यूनिट क्या होता है मीटर, लेकिन यहाँ स्क्वायर था बेटा इसलिए हमने क्या लगा दिया, मीटर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ से किलोग्राम कैंसिल आउट होगा, मीटर से मीटर कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ क्या बचा बेटा न्यूटन, और देखो यहाँ पे 1 केजी, यहाँ पे केजी स्क्वायर था बेटा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा केजी। अब सर प्रॉब्लम आ गई, यहाँ यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट क्या है न्यूटन पर केजी। और किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था भाई, तो अब न्यूटन की भी यूनिट निकालते हैं भाई। तो हमने क्या पढ़ा था, F इक्वल्स टू ma, यूनिट मास फोर्स की क्या होती है बेटा 1 न्यूटन होती है, किसी को कोई शक नहीं। ठीक बेटा, मास की यूनिट क्या होती है केजी, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अभी थोड़ी देर पहले था पढ़ा था क्या था मीटर पर सेकंड